नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। पर यहां तो कहीं सहलाए जा रहे हैं जख्म, तो कहीं कुरेदे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन, दो शहर आज पूरे देश की सुर्खियों में है। उज्जैन में दिखाई दिए देश के गद्दार। ये दावा किया जा रहा कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और इस तरह का सुनाई भी दे रहा था। रासुका के तहत जब 4 आरोपियों पर मामला दर्ज भी हो गया, तब जागी सियासी संवेदनाएं और उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट के साथ ये खुलासा करते सामने आए कि नारे पाकिस्तान के नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के लगे थे। आपको बता दूं कि गृह विभाग की रिपोर्ट यह कह चुकी है कि उज्जैन में जमा हुई भीड़ ने एक देश विशेष के नारे लगाए। खैर, दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट ऐसा था कि यह बात दूर तलक जानी ही थी। कल रात 8:15 बजे का यह ट्वीट आज रात 8 बजे तक भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता सलाह समझाइश के साथ दिग्विजय सिंह को जिन्ना नंबर 2 संबोधन देने लगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है कि क्या दिग्विजय सिंह केवल सांप्रदायिक बातें ही सुनते हैं? तो उज्जैन में पाकिस्तान के नारे लगाने वाली भीड़ देशद्रोह के दायरे में खड़ी है। इंदौर की भीड़ इंसानियत के कटघरे में। इस सवाल के साथ कि अगर चूड़ी बेचने वाले ने छेड़छाड़ की थी, जो कहा जा रहा है कि करने की कोशिश की थी, तो क्या उस बस्ती के लोगों का कानून पर भरोसा नहीं था? क्यों उसे थाने के हवाले, पुलिस के हवाले नहीं किया गया? हालांकि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और मॉब लिंचिंग का शिकार हुए युवक पर भी पॉस्को एक्ट के समेत 9 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। अब इस पूरे घटनाक्रम को सियासी रंग दे रही कांग्रेस का आरोप है कि शह मिली हुई है, तभी तो भीड़ बेकाबू हुई। क्या कांग्रेस के इस आरोप में वाकई सच्चाई है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सीएम शिवराज की सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि उनकी सरकार में सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा कायम रहा है। शह जिसकी भी हो, अब चुनौती सरकार की है। इन घटनाओं ने खड़े कर दिए हैं सवाल। धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले, देश की फिजा बिगाड़ने वाले इन लोगों के मंसूबे क्या हैं? सवाल ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश करने वालों से भी कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? बहुत सारे सवाल, एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दो तस्वीरें, पहली इंदौर की, दूसरी उज्जैन की। दोनों तरफ भीड़ है, दोनों तरफ बहकी हुई भावनाएं हैं, दोनों तरफ उन्माद है। एक शक में बेकाबू हुई है भीड़, दूसरी भीड़ जाने किसकी शह पर है। ये कुछ विशेष शक्तियां हैं कांग्रेस के पास में, वयोवृद्ध और बुजुर्ग शक्तियां जो कुछ भी सुन सकती हैं, मुर्दों की बातचीत भी सुन सकते हैं ये। और ये अध्यक्ष, तो इनको क्या सांप्रदायिक रंग देना है, ये मास्टरी हासिल है इनको। मैं चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें तो मॉब लिंचिंग वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इन तस्वीरों का एक पहलू ये भी, ये ट्वीट पुलिस की जांच में जो सिद्ध हो चुका, क्या उस पर सिर्फ सियासत के लिए संभावना तलाशी जा रही है? क्या तुष्टीकरण नहीं है? ये जाहिर है ट्वीट पर दोनों तरफ से बयानों की बाढ़ आनी थी। दिग्विजय सिंह जी, आपको मुस्लिम तुष्टीकरण में हमने पहले से ही तय कर रखा है कि सेकंड जिन्ना है हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह। सुनिए इसको, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस तरह से ये लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान को ब्रेक कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये दोनों ही तस्वीरें देश को शर्मसार करती हैं। संविधान से मिली ताकत के बेजा इस्तेमाल की हैं ये तस्वीरें। 10 दिन भी तो नहीं गुजरे अभी आजादी की सालगिरह को। ये आजादी इसलिए नहीं कि गली मोहल्ले में किया जाने लगेगा गुनाह का फैसला। आजादी के मायने ये भी नहीं कि आप इस देश की रोटी खाकर उस देश के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये करते वक्त ईमान कहां जाता है आपका? पूछेंगे सवाल और जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी, भोपाल में जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं नेहा बग्गा, युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत नेहा जी का। दूसरे मेहमान अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता। बहुत स्वागत अजय सिंह जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छे से पीएचक्यू और उससे जुड़ी हुई फंक्शनिंग को जाने कब से समझ रहे हैं, मृगेन सिंह। मृगेन जी का ही बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय के भी बड़े मौजू होंगे, वो सियासत और पीएचक्यू दोनों मसलों को लेकर। स्वागत है मृगेन जी का। शुरुआत करेंगे नेहा बग्गा जी से। नेहा जी, बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए थे आप लोग, तमाम लोग, दोनों मसलों को लेकर। ये इतना तगड़ा नेटवर्क आपका कैसा है? बहुत पहले सुबह ही आपने ट्वीट कर दिया था कि 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा, जब तब तक क्लियर भी नहीं हुआ था कि इस लड़के ने छेड़छाड़ की है या नहीं। नेहा जी। प्रवीण जी, देखिए, सबसे पहली बात तो जो कांग्रेस प्रयास कर रही है, ये कोई सांप्रदायिक मसला नहीं है चूड़ी वाले का जो सामने आया है। उसके पीछे के जो तथ्य हैं उसको समझने की आवश्यकता है। और ये बात स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार बताई जा रही थी कि कुछ छोटी बच्चियां, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और जिस तरीके से रक्षाबंधन बीच में आया, तो हमारी माताएं बहनें जो हैं इन त्योहारों पर मेहंदी लगवाती हैं, चूड़ियां पहनने जाती हैं। और उसी समय जब चूड़ी खरीदने के लिए कुछ छोटी बच्चियां और माताएं बहनें गई, तो चूड़ी निश्चित ही हाथ में पहनाई जाती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। चूड़ी वाला बनकर जो व्यक्ति चूड़ी पहनाने का काम कर रहा था, एक तो उसने अभद्रता की। उन बच्चियों का नाम, क्योंकि पॉस्को का ये मामला है और पॉस्को एक्ट के तहत उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है उस व्यक्ति पर, उस बच्ची का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती और ना ही किस प्रकार की उसने ओछी गंदी हरकत की है उन बच्चियों के साथ उसको सामने रखा जा सकता है। पर सवाल यह है कि एक व्यक्ति अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर दो आधार कार्ड रखता है और बदतमीजी करता है। और यहां पर ये किसी प्रकार से मारपीट तुरंत नहीं होने लग गई, पर ये जिस प्रकार की क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उन बच्चियों ने इस पर सवाल उठाया, उन बच्चियों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो आसपास जो उनके परिवारजन थे उन्होंने आकर जब उस व्यक्ति के बारे में पहचान तत्काल करी, तब ये आपसी विवाद बढ़ा। इन कर लेता हूं अजय जी को, इन कर लेता हूं अजय जी को। आपकी मोटी मोटी बात ले लिया। अजय जी, वो कह रहे हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी और एक खास कौम के खिलाफ होता है तो कांग्रेस तत्काल क्यों हरकत में आ जाती है? देखिए प्रवीण जी, जिस तरह का घटनाक्रम सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, उसमें ये तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है। स्वयं अपना हिसाब करने पे भीड़ उतारू हो गई और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इसको अपनी सफलता बता रही हैं कि मध्य प्रदेश उस हालात में आ गया है कि लोग पुलिस के पास या किसी भी तरह की शिकायत करने की बजाय खुद ही हिसाब कर देते हैं और उसको एक अच्छी प्रथा मान रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो दिखाई दे रहा है, जब एक व्यक्ति की पिटाई होती है और वो पुलिस के पास जाता है कि मेरे साथ गलत बर्ताव किया गया, उस मामले में गिरफ्तारियां होती हैं, उसके बाद ये छेड़छाड़ वाला मामला आना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो दिखाई जा रही हैं। हो सकता है उसके अलावा भी हो, लेकिन क्या हो सकता है? जल्दी से जवाब। देखिए क्या हो सकता लग रहा है? देखिए, जब इस मामले में 3-4 गिरफ्तारियां की गई तो ऐसा भी हो सकता है कि स्थानीय नेताओं के दबाव में इस तरह की कार्यवाही की गई, जबकि अगर इस तरह की छेड़छाड़ हुई थी तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई गई? क्यों एफआईआर नहीं हुई? पुलिस को तो स्वयं संज्ञान ले लेना था, जबकि आरोपी की एफआईआर पे आपने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? मैं पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को ज्यादा वक्त दे देता हूं। एक बार मृगेन जी को इन करेंगे। मृगेन जी, अभी तक इतना मतलब तीव्र, आप बहुत लंबे वक्त से हैं, मैं तो आपकी तुलना में जूनियर हूं, लेकिन इतना तीव्र हिंदू मुसलमान हमने एमपी में नहीं देखा। वो तेजी से आपको लगता है बढ़ रहा हिंदू मुसलमान की सियासत? निश्चित रूप से जो सियासत हो रही है वो तेजी से बढ़ रही है और ये उचित भी नहीं है किसी भी प्रदेश, किसी भी राष्ट्र के लिए कि जातिवाद, धर्म या संप्रदाय के आधार पर अगर राजनीति की जाती है, निश्चित रूप से वो अच्छी बात नहीं है। अब फिर आप देखिए ना, जिस तरह से नेता लोग सक्रिय हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें या रामेश्वर शर्मा जी के या अन्य नेताओं की बात करें, अगर कोई ऐसी घटना हो, अपन कोई विकास की बात करें, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं नहर की समस्या है, कहीं किसानों की समस्या है, अगर ये राजनेता उस पर इतना एक्टिव हो, जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को लोग तूल देने में, या तो ये है कि हमें अच्छा माइलेज मिल जाएगा, मीडिया में आएंगे, उसके लिए करते हैं, या जो भी है, तो मैं समझता हूँ राजनेता जिस तरह से इस तरह की घटनाओं पर सक्रिय होते हैं अपना, अगर वो विकास की गतिविधियों, रोजगार की गतिविधियों या युवाओं की शिक्षा की गतिविधियां या बच्चियों को आगे बढ़ाने या खेल, उस पर अगर इतने सकते, तो मैं समझता हूँ वो अधिक बेहतर रहेगा। ठीक बात। एक बार नेहा जी को इन करते हैं। नेहा जी, वो
दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, अब उज्जैन की घटना, हम दोनों घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं उज्जैन की घटना में काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे और आप लोगों ने बिना कोई जांच वांच के पकड़ लिया लोगों को, वो तो कह रहे हैं फेक है ये सब मामला। नेहा जी। प्रवीण जी देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये मानती है कि सांप्रदायिक मामला नहीं है। इसे अगर सांप्रदायिक एंगल देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, दिग्विजय सिंह ने किया है, आरिफ मसूद ने किया है। आप मुझे बताइए, किसी भी माँ बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार की अभद्रता होती है और पॉस्को में मामला दर्ज करना पड़ता है तो क्या वो सिर्फ मुसलमान है इसलिए छोड़ देना चाहिए? क्या ये मामला सामने नहीं आना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर चूड़ी बेचने के लिए बैठा था तो उसे अपनी असली पहचान क्यों छुपानी पड़ गई, उसे दो आधार कार्ड क्यों रखने पड़ गए? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब आतंकवादियों का नाम आता है, जब जब आतंकवादी गतिविधियों का नाम आता है, जब जब देश विरोधी नारे लगते हैं, जब जब देश का अपमान होता है, जब सैनिकों पर सवाल उठते हैं, तो ये दिग्विजय सिंह और इनका कनेक्शन क्यों निकल कर आता है? सबसे पहले दिग्विजय सिंह के ट्वीट या उनके बयान क्यों सामने आते हैं? ये दोनों हैंड टू हैंड क्यों चलता है? सबसे पहली बात ये है। आप मुझे बताइए, तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में महिलाओं पर बर्बरता की है, सेक्स स्लेव बना दिया, उनको बुरखे में लपेट दिया, पढ़ाई से वंचित कर दिया, क्या दिग्विजय सिंह के मुंह से एक भी बात निकली? नहीं निकली। यहां पर जब देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो दिग्विजय सिंह जी का बयान आ जाता है। उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह उन्हें वो मौलाना जिंदाबाद और कुछ इस प्रकार का सुनाई देता है। जब जब देश में आतंकवादी घटना घटती है तो बाटला हाउस को याद करिए, इनकी जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी 3 दिन तक सोई नहीं, बेचारी रोती ही चली गई, दिन रात रोती गई। पर मध्य प्रदेश में एक बच्ची के साथ बदतमीजी करता है एक व्यक्ति, पर कांग्रेस के नेता किसके साथ खड़े होते हैं? कान बहुत तेज है अजय जी, दिग्विजय सिंह जी के, ये कह रही हैं नेहा जी की बहुत तेज कान है उनके। और दूसरा 2-3 वो वाजिब बात उठा रही हैं कि भाई पहचान क्यों छिपाई, 2-3 आधार कार्ड कैसे हो सकते हैं? भाई सामान्य अगर मान लीजिए चूड़ी बेचने गया तो अपनी एक आइडेंटिटी के साथ जाता, मतलब जब भी आई कार्ड निकलता तो वो जो मुसलमान नाम है उस नाम के साथ निकल जाता, तो हो सकता है इतना माहौल नहीं बनता। तो वो कह रहे हैं कि जब भी मुस्लिम कुछ मसले पे बात होती है तो वो क्यों सक्रिय हो जाते हैं, या जब भी देशद्रोह जैसा कुछ मामला होता है तो दिग्विजय सिंह जी क्यों सक्रिय होते हैं? देखिए प्रवीण जी, चाहे उज्जैन की घटना हो या इंदौर की घटना हो, दोनों ही मामलों में कानून व्यवस्था की असफलता दिखाई देती है। उज्जैन में जब मुहर्रम के जुलूस के ऊपर रोक लगी हुई है तो आपकी इंटेलिजेंस और आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इतना बड़ा जुलूस निकलता है, उसमें इस तरह की नारेबाजी होती है, जबकि सिमी पहले भी मालवा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है, तो आपकी पुलिस की असफलता है। राष्ट्र विरोधी नारे आपकी पुलिस की नाक के नीचे लगाए जा रहे हैं। इस असफलता को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बटला हाउस एनकाउंटर हमारी यूपीए सरकार ने किया था, आपको याद नहीं होगा? आपकी पार्टी ने तो आईएसआई को पठानकोट के एयरबेस में घुमवा दिया था और महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई थी जो आज तालिबान के गुणगान कर रही हैं। तालिबान के मामले में आपके विधायक संजय पाठक जी क्या बोलते हैं ये बताइए पहले। इसलिए इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इन सब मामलों से राजनीतिक लाभ दिखाई देता है, इसलिए भाजपा इन मामलों को अपने हिसाब से ठीक है हवा देती है। रामेश्वर शर्मा जी का जिक्र लेते हुए मृगेन जी के पास जाएंगे। मृगेन जी, रामेश्वर शर्मा सबसे पहले उन्होंने ये मांग उठाई, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा और ये कहा कि इसमें लव जिहाद का एंगल तलाशिए। ये लव जिहाद का एंगल भी है, उनकी मांग के साथ इत्तेफाक रखते हैं आप मृगेन जी? नहीं, देखिए इस तरह की मांग जो रखी है उनने, तो ये तो जांच के विषय की आएगा क्या स्थिति बनती है कि लव जिहाद है कि नहीं है, क्योंकि जो शुरू में शिकायत थी कुछ अलग थी, बाद में अलग शिकायत हुई। अब सही गलत तो जांच में ही आएगा, लेकिन पुलिस को पूरी निष्पक्षता से मामले की जांच करनी चाहिए। और जहां तक रामेश्वर शर्मा जी देखिए, एक वो मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का नया चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, वो भी इसी लाइन पर चल रहे हैं कि हिंदुत्व का मध्य प्रदेश का चेहरा बने, ताकि आप देखिए हर उसमें जिस तरह की घटनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं रामेश्वर जी का बयान जरूर आता है। तो वो शायद अपनी राजनीति की नई लाइन तय कर रहे हैं, इस लाइन पे जाएंगे कि हिंदुत्व का मध्य प्रदेश का चेहरा बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन पुलिस को किस भी दबाव में कार्रवाई करने पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। एक बार नेहा जी का रुख करते हैं। नेहा जी, ये बात रामेश्वर जी की बात पे ही आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब भी कुछ ऐसे मामले होते हैं बहुत हार्ड हिंदुत्व की लाइन उनकी होती है। मृगेन जी भी अभी इत्तेफाक नहीं रख रहे। आपको शंका है क्या नेहा जी कि लव जिहाद जैसा कोई मामला भी इसमें हो सकता है, या ये सिर्फ एक छेड़छाड़ है?
देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात मैंने पूर्व में भी कहा कि ना ही इसको सांप्रदायिक एंगल से देखें, ना ही इसको हिंदुत्व के एंगल से देखें। इसे देखने की आवश्यकता है कि एक बच्ची के साथ जिस तरीके से वो व्यक्ति अपना नाम बदलकर दो आधार कार्ड रखकर पहचान छुपाकर बदतमीजी कर रहा था और उसने सबसे पहले आवाज उठाई, उसके परिजनों ने वहां पर आवाज उठाई, पुलिस ने स्यूमोटो उसको जब कॉग्निजेंस में लिया इस मामले को, तो उस व्यक्ति की पहचान दूसरी थी, उसने आधार कार्ड दो रखे हुए थे। और उसके पक्ष में दिग्विजय सिंह का खड़े होना, आरिफ मसूद का खड़े होना, कांग्रेस पार्टी का खड़े होना, इसमें कुछ नया नहीं है। सांप्रदायिक एंगल देना ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है। हम सब जानते हैं कि एंटनी रिपोर्ट ने क्या कहा था। एंटनी रिपोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह बताया था कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण का काम करती है, मुस्लिम अपीजमेंट का काम करती है। तुष्टीकरण का काम कर रहे हो आप लोग, तुष्टीकरण का काम कर रहे हो, आप कोशिश करते हो कि ये वर्ग कम से कम वोट बैंक के तौर पर आपके साथ जुड़ा रहे, ये आरोप लगा रही नेहा बग्गा। देखिए प्रवीण जी, राष्ट्रवाद से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नेहा जी को शायद पता नहीं होगा, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में सिमी पे प्रतिबंध भी दिग्विजय सिंह जी ने ही लगाया था। आपकी जानकारी, इसको अपडेट करिए। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती, आप इन मुद्दों की राजनीति करते हैं। मगर वो उदाहरण दे रही है। एक सवाल है, मुझे बताइए। अजय जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। अजय जी, अभी हम आपके नेता भोपाल से विधायक आरिफ मसूद जी की बाइट सुन रहे थे, क्या आप उनसे भारत माता की जय बुलवा लेंगे? क्या आप उनसे ये पूछ लेंगे कि फ्रांस में अगर एक गतिविधि होती है तो वो यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय जी का जवाब, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है तो सोनिया गांधी जो आतंकवादियों के लिए 3 वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बच्ची के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही? आपके नेता नेहा जी, मैं जवाब दे दूंगा, आपका भाषण ही चलता रहेगा, जवाब के लिए भी समय बचने दीजिए। नेहा जी, डेकोरम मेंटेन करिए। आपकी भोपाल की सांसद आतंकी गतिविधियों में इस समय जमानत पे हैं और राष्ट्रपिता के लिए किस तरह के बयान देती हैं और किस तरह की बातें हेमंत करकरे के लिए कहते हैं। आपने क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? क्या झूठ और भ्रम नहीं है? प्रवीण जी, आप पुष्टि कर सकते हैं, क्या प्रज्ञा जी के ऊपर आतंकी गतिविधियों के मामले में जमानत पर नहीं है? क्या उन्होंने नाथूराम गोडसे के लिए महिमा मंडन नहीं किया? क्या हेमंत करकरे को उन्होंने श्राप देने जैसी बातें नहीं कही? आपने क्या कार्रवाई करी? आप केवल झूठ बोल सकते हैं, आप केवल झूठ बोल सकते हैं। आप बताइए, संजय पाठक अभी 4 दिन पहले महिलाओं के सामने तालिबान से बुरी बातें कह रहे थे, आपने क्या कार्रवाई करी? आपके कटनी के अध्यक्ष कह रहे थे जो 50 रुपए का पेट्रोल मांगे वो अफगानिस्तान चला जाए, आपने क्या कार्रवाई करी? माफ कीजिए, ये गंभीर विषय, एक बार मृगेन जी को इन कर लेता हूं। मृगेन जी, यहां स्टूडियो में तो हमने देख लिया, यही बानगी है क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में एमपी की सियासत की, चाहे वो 2023 की हम विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की? मृगेन जी, देखिए, जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं उससे तो मुझे यही लग रहा है कि जो आगामी चुनाव होंगे, अब तक देखिए उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है, देखिए यही सब मुद्दे रहेंगे। कुछ दिन बाद विकास के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे और विकास की बातें की जाएंगी, लेकिन जहाँ मुद्दों की बात आएगी, सांप्रदायिकता की बात होगी, जातिवाद की बात होगी, धर्म की बात होगी, समाज की बात होगी, विकास केवल पीछे चला जाएगा, अब बाकी चीज़ें आगे आ जाएंगी। और सब लोग, राजनेता सब यही कहते हैं कि ना हम जातिवाद की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं, संप्रदाय की, लेकिन आप देखेंगे तो होता वही है। तो मैं कहूंगा जिस तरह जैसे जैसे चुनाव पास आ जाती है किसी स्थिति, इस तरह गतिविधियां लगातार बढ़ने इतनी ही चर्चा की जा देता है, माफी के साथ रोकूंगा आपको भी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जाते जाते मैं तमाम आम लोगों से अपील करके जाऊंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कौम का आम आदमी है जिसे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, वो जरूर ये देख ले कि जो आपके पैरोकार खड़े हो रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के, तीनों ही पार्टियों, किसी भी पार्टी का अगर आपका कोई पैरोकार जो आगे खड़ा हो रहा और अकारण आपको भड़का रहा है, तो ये जरूर विचार करिएगा कि कहीं इसमें उसका स्वार्थ तो नहीं है। क्यों हम अपना सौहार्द और अपने जो सद्भाव है उसे बिगाड़ें। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।